यह मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है जिसे आप अंत तक जरूर सुनिए। मेरी पत्नी की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी भयंकर गर्मी में जब मैं थका हारा घर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। बार बार दस्तक देने के बाद भी किसी ने नहीं खोला। मुझे गुस्सा आने लगा। कुछ देर बाद मेरी माँ ने दरवाजा खोला। मैं पसीने से तरबतर घर के अंदर गया। उन्होंने मुझे पानी का गिलास दिया और फिर नाराजगी से कहने लगी, देखो घर का कोई काम नहीं हुआ है, कचरा अभी भी फैला है, बर्तन ज्यों के त्यों पड़े हैं। अब इस हड्डी जैसी बहू से क्या उम्मीद रखें? उसमें ताकत ही नहीं है कि घर संभाल सके। जा अपनी बीवी को देख ले, आखिर करती क्या है सारा दिन। मैं गुस्से में कमरे की ओर गया। दरवाजा खोला तो देखा मेरी पत्नी बेफिक्री से पलंग पर चैन से सो रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी के पास मेरी बेटी भी सो रही थी। एक पल के लिए मैं सोचने लगा, जब मैं पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करता हूँ, खुद का खून पसीना एक करता हूँ और फिर भी ताने सुनने पड़ते हैं, उसके बाद दो स्टॉप बदलकर थका मांदा घर आता हूँ और सीमा को देखो कितनी चैन की नींद सो रही है। गुस्से में मैंने कुछ कहना शुरू किया ही था कि सीमा जाग गई। उसके पास ही हमारी बेटी कायरा भी सो रही थी। शायद मेरी आवाज़ या अपनी माँ की हरकत से वह भी हड़बड़ा कर उठ गई और रोने लगी। सीमा तुरंत उठी, कायरा को गोद में लिया, बोतल में दूध डाला और उसे पिलाने लगी। दिशा थोड़ी देर में शांत हो गई। सीमा उसके पास बैठकर उसे सुलाने लगी। मैं कुछ पल के लिए शांत रहा और फिर बाहर हाथ मुंह धोने निकल गया। माँ वही बाहर खड़ी थी। मुझे देखकर बोली, देख लिया न अपनी आंखों से, तेरे जाने के बाद तेरी बीवी बस आराम ही करती है, घर का ज्यादातर काम तो मैं खुद ही करती हूँ। मैं सोचने लगा कि रात को कायरा को सुलाने में कितना वक्त निकल गया था, लेकिन फिर भी कायरा थी कि सो ही नहीं रही थी। सीमा उसे गोद में लेकर दूसरे कमरे में चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी कायरा के रोने की आवाज़ देर तक सुनाई देती रही। वो इतना जोर जोर से रो रही थी कि मैं कई घंटों तक सो नहीं पाया। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और जब सुबह उठा तो सिर दर्द से फट रहा था, शायद नींद पूरी न होने की वजह से। सीमा कहाँ है, कितनी देर तक जागती रही, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, माँ फिर से पीछे से बोल उठी, अपनी बीवी से कहो कि तुम्हें चाय पानी तो दे दे। जब देखो तब पलंग पर पड़ी रहती है, कायरा का बहाना बनाकर खुद आराम करती है। मुझे फिर से बहुत गुस्सा आ गया। जब मैं कमरे में गया तो देखा कि सीमा फिर से सो रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ऊंची आवाज में उसे झकझोरते हुए कहा, आखिर करती क्या है तू इस घर में? सारा दिन बस सोती रहती है। मेरी बात सुनकर वह चौंककर मेरी तरफ देखने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मुझे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन उस समय मैं गुस्से में था। मैंने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। मैं माँ के कमरे में चला गया। आज मेरी बड़ी बहन भी घर आए हुई थी। मुझे देखते ही वह भी भड़क गई और ऊंची आवाज में बोलने लगी, तुझे अपनी माँ की जरा भी फिक्र नहीं है, बस अपनी बीवी की चिंता करता रहता है। जब भी आती हूँ बस तेरी बीवी को आराम करते हुए ही देखती हूँ। आखिर ये घर में करती क्या है? मैं चुपचाप बैठ गया, कुछ कहने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं रसोई की तरफ चला। जब मैं रसोई में पहुंचा तो हैरानी की बात यह थी, मेरी पत्नी सीमा वहां खड़ी थी। मेरी माँ को लीवर की समस्या थी, इसलिए मेरी पत्नी उनके लिए खास पौष्टिक और हल्का खाना बनाती थी। मुझे मसालेदार खाना पसंद था, इसलिए वह मेरे लिए अलग और माँ के लिए अलग खाना तैयार करती थी। कभी कभी जब वह बहुत थकी या व्यस्त होती तो माँ खुद के लिए थोड़ा बहुत कुछ बना लेती थी। रात में फिर से कायरा के पेट में तेज दर्द होने लगा। वह जोर जोर से रोने लगी। उस वक्त मैं बागीचे में नींद में था। अचानक उसकी चीख सुनाई दी तो मेरी नींद खुल गई। मैं गुस्से में भरा घर के अंदर आया और जैसे ही सीमा की तरफ देखा, तमतमाकर कहा, मैं तो सारा दिन तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, तुम्हारे लिए सब करता हूँ, फिर मेरी माँ क्यों बिस्तर बदल बदल कर घूम रही है? और ये बच्ची, इसे लेकर हर बार दूसरे कमरे में क्यों चली जाती हो? सीमा चुपचाप खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। फिर धीरे से दिशा को गोद में उठाया और दूसरे कमरे की ओर चली गई। मैं फिर अपने कमरे में गया और चैन से सो गया। अगले दिन सुबह मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ा। पूरे दिन मैं तनाव में रहा, क्योंकि रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। थकावट और चिड़चिड़ेपन के बीच मैंने अपने लिए एक कप चाय मंगवाए और धीरे धीरे पीने लगा। आज बॉस ने भी ढेर सारा काम थमा दिया था। चाय के साथ कुछ खाने का मन तो था, लेकिन सुबह घर से निकलते वक्त सीमा ने जो टिफिन दिया था वही रखा था। 1 घंटे बाद जब थोड़ी भूख लगी तो वही खाना खा लिया।
खाने के बाद मैंने फिर से बचे हुए काम में खुद को झोंक दिया। दोपहर के लगभग 3 बजे तक मैं निकलने की सोच रहा था, लेकिन तब तक मेरा काम पूरा नहीं हो पाया था। दरअसल आज मेरी तबीयत भी कुछ खास नहीं थी। अंदर से बहुत ज्यादा बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। ऊपर से कायरा भी रात भर परेशान करती रही और मेरी दीदी के 2 बच्चे भी घर पर आए हुए थे, जिससे माहौल और उलझ गया था। खैर, किसी तरह मैंने 4 बजे तक अपना काम निपटाया, लेकिन तब तक मेरी बस निकल चुकी थी। काफी देर तक मैं दूसरी बस का इंतजार करता रहा। आखिरकार बस आए और मैं उसमें चढ़ गया। बाहर बहुत तेज गर्मी थी। जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो देखा सीमा कमरे में ही थी और कायरा गहरी नींद में सो रही थी। मैंने गुस्से से उसकी ओर देखा और ताना मारते हुए कहा, अब उठी हो? सीमा शांत स्वर में बोली, नहीं, कायरा की तबीयत बहुत खराब थी। अभी अभी उसे दवा पिलाकर सुलाया है। पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था उसे। इतना कहकर वो उठी और मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने उससे चाय बनाने को कहा तो वो रसोई में चली गई। इसी बीच माँ कमरे में आ गई और पास में बैठते हुए बोली, राहुल बेटा, अब तेरी बीवी उठी है। ये कुछ भी नहीं करती दिन भर, सब मुझे ही करना पड़ता है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तुरंत उठा और गुस्से से रसोई में जाकर सीमा पर बरस पड़ा। मैंने कहा, तू यहाँ से चली जा, इस घर से निकल जा और अपने मायके चली जा। बस परेशान करके रख दिया है तूने। सीमा हैरान रह गई। वो चुपचाप मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में डर और दुख दोनों थे। धीरे से उसने कहा, राहुल, क्या हुआ है आपको? आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जब मैं गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था तो मैंने तानों भरे लहजे में कहा, एक आदमी शादी क्यों करता है? ताकि उसकी पत्नी उसका घर संभाले, उसके बच्चों का ध्यान रखे। क्या मेरी बूढ़ी माँ इस हालत में घर का काम करती अच्छी लगती है तुझे? तुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि माँ की तबीयत भी हमेशा ठीक नहीं रहती। सीमा हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। वो धीरे से बोली, नहीं राहुल, मैं सारा काम खुद करती हूँ। अभी तो सब कुछ निपटाकर ही कमरे में आई थी, थोड़ा आराम करने। पूरी रात कायरा ने मुझे सोने नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। मैंने झुंझला कर कहा, नहीं, माँ ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तू क्या करती है। जब मैं घर आया तू आराम से सो रही थी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। जा, अपने मायके चली जा। जहां मन करे वहां जाकर जितना आराम करना है कर ले। ये सुनकर सीमा चुप हो गई। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप अंदर गई और अपने भाई को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में उसका भाई उसे लेने घर आ पहुंचा। उसने चुपचाप अपना और कायरा का सामान पैक करना शुरू कर दिया। जब मैंने देखा कि वो कायरा के कपड़े और अपनी जरूरी चीजें भी साथ रख रही है तो मेरा गुस्सा और भड़क उठा। मैंने गुस्से में उसका सामान जबरदस्ती उसके बैग से बाहर निकालना शुरू कर दिया और ऊंची आवाज में कहा, अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन कायरा को मैं तेरे साथ नहीं भेजूंगा। वो फूट फूट कर रोने लगी और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, नहीं, कायरा मेरे बिना नहीं रह पाएगी। आप कैसे उसका ख्याल रखेंगे? वो तो पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। मैं तमतमाते हुए बोला, तू घर में और करती ही क्या है? तेरा बस एक ही काम है, कायरा का ध्यान रखना। बाकी सब कुछ माँ करती है। आपसे कायरा का ध्यान मैं खुद रखूंगा, ऑफिस से आकर सब संभाल लूंगा। तुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उधर उसका भाई बाहर गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था और हॉर्न बजा रहा था। सीमा का मायका भी अच्छे हालात वाला था। उसके माता पिता काफी संपन्न थे। वैसे हमारी हालत भी ठीक ठाक थी। बस हमारे पास एक बाइक थी और मेरी ऑफिस काफी दूर होने के कारण मैं ज्यादातर बस से ही जाता था। ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा होती कि बाइक चलाना मुश्किल हो जाता और रास्ता भी कुछ खास आरामदायक नहीं था, इसलिए मैं बस को ही ज्यादा सुरक्षित मानता था। खैर, बार बार हॉर्न की आवाज सुनकर सीमा ने आखिरकार अपना सामान उठाया और घर से निकलने लगी। जब वो कायरा को उठाने लगी तो मैंने गुस्से में झपटकर कायरा को उसकी गोद से छीन लिया और जोर से कहा, कायरा कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ रहेगी। फिर मैंने सीमा को धक्का दे दिया। वो गिरते गिरते बची और आंसू भरी आंखों से नीचे चली गई। फूट फूट कर रोती हुई जाकर अपने भाई की गाड़ी में बैठ गई। उसका भाई गाड़ी से बाहर निकला। शायद सीमा की बात सुनकर कायरा को लेने मेरी तरफ आना चाहता था, लेकिन सीमा ने उसे रोक दिया और कहा, नहीं भाई, तुम मत आओ, चलो हम निकलते हैं। फिर दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे और वो अपनी बहन को लेकर चला गया। जब मैं कमरे में वापस आया तो देखा कि कायरा रो रही थी। इधर उधर देखा तो समझ आया कि उसे अब तक दूध भी नहीं मिला था। मैं फौरन रसोई में गया। देखा कि उसका फीडर वैसे ही सिंक में पड़ा था, जूठा और खाली।
मैंने कायरा को जमीन पर ही बिठा दिया, न किसी कुर्सी पर न टेबल पर, क्योंकि डर था कि कहीं वो गिर न जाए। फिर मैं फ्रिज से दूध निकाला, उसे हल्का गर्म किया और फीडर में डालकर कायरा को पिलाया। इसके बाद उसे गोद में लेकर वापस कमरे में ले गया। काफी वक्त यूं ही गुजर चुका था। मैंने सोचा अब कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। मैं माँ के कमरे में गया और उनसे पूछा, माँ बताए क्या बनाऊं खाने में। माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, तेरी बीवी ने कुछ नहीं बनाया क्या? मैंने थके स्वर में कहा, नहीं माँ, वो तो चली गई, मैंने ही उसे घर से निकाल दिया। माँ मेरी ओर हैरानी से देखने लगी और बोली, राहुल आज तो मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। जब मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा तो वो पलंग पर सिर ढककर सो रही थी। मुझे लगा कि इस वक्त उन्हें कुछ कहना ठीक नहीं होगा। मैंने बस इतना ही सोचा कि दीदी अपने घर में भी सारा काम करती है, बच्चों की देखभाल भी करती है और उनका खुद का घर और जिम्मेदारियां भी हैं। जब वो यहाँ आती हैं तो जरा आराम कर लेती हैं। माँ को लेकर भी मैंने सोचा, उनकी तो अपनी ही तकलीफें हैं, उनका ध्यान भी रखना जरूरी है। फिर मैं रसोई की तरफ बढ़ा। रसोई में जाकर देखा कि सब्जी तैयार थी, यानी सीमा ने सब्जी बनाकर रख दी थी जब मैं ऑफिस से आया उससे पहले ही। मैंने थोड़ा और ध्यान से देखा तो कुछ बर्तन भी पड़े हुए थे। मैंने सोचा माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो ये बर्तन कैसे धोएंगी, इसलिए मैंने खुद ही बर्तन धोने शुरू कर दिए। बर्तन ज्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, इसलिए जल्दी ही साफ हो गए। जब मैं कायरा को झूले में रखने जा रहा था तभी अचानक उसका जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। मैं घबरा गया और दौड़कर कमरे की तरफ गया। जाकर देखा तो कायरा ने अपना पूरा फीडर खत्म कर दिया था और अब बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे गोद में उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे उठाया मुझे अपने हाथों पर कुछ गीलापन महसूस हुआ। जब मैंने ध्यान से देखा तो समझ आया कि कायरा ने पॉटी कर दी थी। ये काम तो अब तक कभी मुझे नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब कोई और रास्ता भी नहीं था। मैंने जल्दी से उसका डायपर बदला। उस दौरान मुझे उल्टी तक आने लगी, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाला। पॉटी साफ करने के बाद मैंने उसके गंदे कपड़े भी बदल दिए, फिर उसे झूले में लिटा दिया। अब वो शांति से सो गई थी, शायद इसलिए रो रही थी क्योंकि उसका डायपर गंदा हो चुका था। उसके बाद मैंने पलंग पर पड़ी सारी चीजें उठाई और बाहर रख दी। जब मैंने बेडशीट देखी तो वो भी गंदी हो चुकी थी। मैंने उसे पलंग से उतारा और अलमारी से धुली हुई साफ बेडशीट निकालकर बिछा दी। फिर वॉशरूम में गया और कायरा के गंदे कपड़े और बेडशीट को धोने लगा। मैं अभी धो ही रहा था कि तभी कायरा के रोने की आवाज फिर से सुनाई दी। मैं घबरा गया और दौड़कर कमरे में पहुंचा। मन में यही डर था कि कहीं कायरा बेड से गिर न जाए, क्योंकि उसे अभी ठीक से उतरना नहीं आता था। मैंने उसे फौरन गोद में उठाया और माँ के कमरे की ओर गया। मैंने माँ से कहा, माँ थोड़ी देर कायरा को संभाल लेना। मैंने कायरा को माँ के पास सुला दिया और फिर वापस आकर धुले हुए कपड़े छत पर सुखा दिए। इसके बाद मैं दोबारा रसोई में गया। सोचा सब्जी तो सीमा पहले से बना गई थी, अब बस मुझे रोटियां बनानी होंगी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बेलन से जैसे तैसे रोटियां बना ही लूंगा। दीदी की तबीयत भी ठीक नहीं है और माँ से तो मैं कह भी नहीं सकता कि माँ कुछ बना दो। मैंने फ्रीज खोला और देखा तो उसमें आटा ही नहीं था। अब आटा गूंथना कैसे है, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैंने सोचा अब तो खाना ऑर्डर ही करना पड़ेगा। जब मैंने माँ के लिए बना हुआ पौष्टिक खाना देखा तो वो तो तैयार ही था, बस रोटियां बनानी थी। इसलिए मैंने सिर्फ रोटियों का ऑर्डर कर दिया। इसके बाद मैं माँ के कमरे की तरफ गया क्योंकि कायरा के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने कायरा को गोद में उठाया और उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगने लगा कि शायद उसे भूख लगी है। मैं फिर रसोई में गया और उसके लिए सेरेलेक बनाने का सोचा। शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था कि सेरेलेक कैसे बनाया जाता है, लेकिन फिर मैंने डिब्बे पर लिखा तरीका ध्यान से पढ़ा। मैंने सेरेलेक बनाया और कायरा को खाना खिलाने लगा। खाना खाते खाते उसने फिर से अपने कपड़े गंदे कर लिए थे। मैंने पहले उसे अच्छे से खिलाया, फिर उसके कपड़े बदलने लगा। इसी बीच रोटियों का ऑर्डर भी आ गया। मैंने कायरा को पलंग पर बैठाया और उसके पास कुछ छोटे छोटे खिलौने रख दिए ताकि वो थोड़ी देर तक खेलती रहे। दरवाजे पर दस्तक हुई, शायद होटल वाले ने रोटियां रख दी थीं। मैं बाहर गया, रोटियां उठाई और वापस रसोई में आया। जब रसोई में पहुंचा तो देखा कि सब्जी अब ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि सीमा ने तो सब्जी बहुत पहले ही बना दी थी, शायद उसी वक्त जब कायरा सो रही होगी। अब सोचने लगा कि बच्चों की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है,
ये बात मुझे पिछले 3 घंटे में बखूबी समझ आ चुकी थी। मैं माँ के पास गया और कहा, माँ, क्या आप जरा उठकर सब्जी गर्म कर दें। माँ ने साफ जवाब दे दिया, नहीं बेटा राहुल, मुझ में अब चलने की भी ताकत नहीं है। मैं रसोई में गया और माँ और अपने लिए सब्जी गर्म की। माँ का खाना लेकर उनके कमरे में दिया और फिर अपना खाना लेकर अपने कमरे में वापस आ गया। कायरा अब भी अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। मैंने जल्दी जल्दी बड़े बड़े कौर लेकर खाना खा लिया। मुझे लगा कि अगर कायरा ने रोना शुरू कर दिया तो सब्जी और रोटियां ठंडी हो जाएंगी, इसलिए मैंने जल्दी से खाना खत्म कर लिया। जैसे ही मैंने खाना खत्म किया, कायरा फिर से रोने लगी। मैंने उसे गोद में उठाया और रसोई में जाकर बर्तन सिंक में रखने लगा। फिर मन में चाय पीने का ख्याल आया। उसी पल मुझे सीमा की याद आ गई। कैसे खाना खिलाने के बाद वो कभी चाय तो कभी कॉफी बनाकर मेरे पास मुस्कुराते हुए आती थी। वो प्यार से कहते, आप थक गए होंगे, लाओ मैं आपका सिर दबा दूं या पैर दबा दूं। और फिर वो बिना कुछ कहे कभी सिर दबाने लगती, कभी पैर, और मैं उस पल खुद को हल्का महसूस करता था। जब मैं रसोई में पहुंचा तो खुद से कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा था क्योंकि कायरा जाग रही थी। मैं फिर से जल्दी से कमरे में गया, उसे एक खिलौना पकड़ा दिया और दौड़कर रसोई में वापस आया। फिर मैंने उसका फीडर धोया, उसमें दूध डाला और ओवन में रख दिया। सिर्फ 1 मिनट में ही दूध गर्म हो गया। मैं तेजी से फीडर लेकर कमरे में पहुंचा, तब तक कायरा रोने लगी थी। मैंने उसे फीडर दिया और वो तुरंत शांत हो गई। फिर मैंने उसे अपने कंधे पर टिका लिया और धीरे धीरे कमरे में टहलने लगा। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो गई। मैं भी उसके पास लेट गया। पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। पिछले 2-3 दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी और मैं बहुत थक चुका था। रात के किसी पहर मेरी नींद खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बिस्तर गीली हो चुकी थी। मैंने फौरन बगल की टेबल पर रखा लैंप ऑन किया और देखा कि कायरा का डायपर लीक हो गया था। मैंने जल्दी से उसका डायपर बदला, उसके कपड़े बदले और अलमारी से एक साफ बेडशीट निकालकर पलंग पर बिछा दी। नींद बहुत जोर से आ रही थी, इसलिए मैंने उसके गंदे कपड़े और बेडशीट वैसे ही वॉशरूम में रख दिए और फिर से लेट गया। कायरा को भी मैंने सुला दिया और खुद भी सो गया। जब सुबह मेरी नींद खुली तब तक काफी देर हो चुकी थी। घर में सब अपना अपना काम कर चुके थे। माँ ने भी नाश्ता कर लिया था और दीदी के बच्चे आंगन में खेल रहे थे। लेकिन किसी ने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैंने नाश्ता किया या नहीं। दीदी ने भी एक शब्द नहीं कहा। मैं चुपचाप रसोई में गया, फ्रिज खोला और उसमें से ब्रेड और बटर निकाला। मैंने कुछ भी गर्म नहीं किया, वैसे ही जल्दी जल्दी ब्रेड खा ली, क्योंकि मुझे ना तो पराठे बनाना आता था और न ही अब इतना समय था। जबकि नाश्ते में मुझे सबसे ज्यादा दही और पराठा पसंद था। मुझे आज तक ये नहीं पता था कि सीमा दही कब और कैसे बना देती थी। न जाने वह कितना दूध लेती थी और उसमें कितना दही मिलाती थी। मुझे तो बस हर चीज तैयार मिल जाती थी, बिना पूछे बिना कहे। खैर, अब मैंने ब्रेड खाए और जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। कायरा को माँ के हवाले कर दिया और ऑफिस चला गया। पूरा दिन ऑफिस में काम में ही उलझा रहा। शाम को जब घर लौटा तो गली में ही कायरा के रोने की आवाज कानों में पड़ी। जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला। मैंने देखा कि कायरा आंगन में जमीन पर बैठी हुई रो रही थी। उसके चारों तरफ बहुत सारे खिलौने बिखरे पड़े थे। जब मैं अंदर गया तो कायरा ने मुझे देखा और भी जोर से रोने लगी। वो बार बार पप्पा पप्पा कहने लगी और कभी मम्मा मम्मा भी पुकारने लगी। मैंने तुरंत उसे गोद में उठाया और बिल्कुल कल जैसा ही हुआ, उसके डायपर से मेरा हाथ गंदा हो गया। मैं बहुत परेशान हो गया और माँ की ओर देखने लगा। फिर मैंने माँ से कहा, माँ, दीदी को तो कह देते। आखिर कायरा भी उसी के भाई की बेटी है, इंसान मजबूरी में तो थोड़ा बहुत काम कर ही सकता है ना। माँ तुरंत बोली, नहीं बेटा, तेरी दीदी तो आज दोपहर को ही चली गई। वो तो 1 महीने से आई ही नहीं थी, आज सिर्फ मुझे मिलने आई थी। मैंने कहा, माँ, लेकिन दीदी इतना तो देख ही सकती थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर 2-3 दिन रुक भी जाती तो क्या चला जाता। शायद मैं समझ गया हूँ कि वो घर की इस हालत से बचने के लिए ही जल्दी चली गई। लेकिन फिर मुझे पिछले महीने की बात याद आई, जब दीदी यहाँ आई थी और पूरे 10 दिन रुकी थी। तब मैंने खुद महसूस किया था कि सीमा ने उसके दोनों बच्चों का कितना ध्यान रखा था। दीदी दिन भर आराम करती थी और सीमा बिना कोई शिकवा की घर का सारा काम भी करती थी और बच्चों की भी पूरी देखभाल करती थी। फिर भी दीदी की जुबान पर हमेशा वही शिकायत रहती थी कि सीमा उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखती। मैं यही सोचता रह गया और तभी कायरा के रोने की तेज आवाज ने मुझे झकझोर कर उठा दिया।
मैं भागकर कमरे में पहुंचा और रात वाले उसके गंदे कपड़े देखकर मेरा सिर और भी चकरा गया। अब जैसे भी हो, ये सब कुछ तो मुझे ही करना था। मैंने कायरा के गंदे कपड़े उतारे और उसे नहलाने लगा। मुझे इस सब का कोई अनुभव नहीं था, पर अब कोई विकल्प नहीं था। मैंने उसे अच्छे से साफ किया, तैयार किया और कमरे की सफाई की। फिर जो गंदे कपड़े पड़े थे उन्हें लेकर वॉशरूम गया और उन्हें धोया, अपनी शर्ट भी साथ में धो दी। इसके बाद उन्हें छत पर सुखाने के लिए ले गया। इतना सब करते हुए मुझे ढेर सारी बातें याद आने लगी कि सीमा ने तो कभी इतने काम करने के बाद भी मुंह तक नहीं खोला था। मैं अगर कुछ बोल भी देता तो वो चुपचाप सुन लेती थी, बिना ताना मारे, बिना शिकायत किए। फिर भी सीमा हमेशा मेरा बहुत ध्यान रखती थी, और आज जो कुछ भी हो रहा था वो सब मेरे ही कारण हुआ था। क्योंकि माँ बार बार मुझे भड़काती रहती थी, तेरी पत्नी करती ही क्या है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि माँ को सीमा से इतनी चिढ़ आखिर क्यों थी। मैं रसोई में गया, वहाँ कुछ भी बना हुआ नहीं था। मैंने कायरा के लिए दूध गर्म किया और उसे पिला दिया। मेरे मन में एक और ख्याल आया, माँ ने इतना तो किया कि अपने लिए थोड़ा पौष्टिक खाना बना लिया, लेकिन बेटे से एक बार तक नहीं पूछा कि तूने कुछ खाया भी है या नहीं। माँ हमेशा कहती थी कि मैं बर्तन धोती हूँ, लेकिन सिंक तो बर्तनों से भरा हुआ था। वो ये भी कहती थी कि मैं फर्श भी साफ करती हूँ, जबकि 2 दिन से फर्श तो धूल से अटा पड़ा था। मैं फिर से रसोई में गया, कुछ बर्तन धोए, रसोई की कुछ चीजें व्यवस्थित की। फिर कमरे में गया, कायरा को उठाया और प्यार करने लगा। उसे सीने से लगाकर कहा, चल बेटा, और मैं उसे लेकर बाहर निकल गया। तभी माँ कहने लगी, राहुल बेटा, तू कहाँ जा रहा है। मैंने बस इतना कहा, माँ अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। इतना कहकर मैंने अपनी बाइक निकाली, कायरा को आगे बिठाया और सीधे उस रास्ते पर चल पड़ा जहाँ मेरी मंजिल थी। मैं अब पूरी तरह समझ चुका था, सीमा कोई साधारण औरत नहीं है। वो मेरी पत्नी है, मेरे घर की आत्मा है। उसके बिना ये घर अधूरा है। मेरी बेटी कायरा, जिसे आज मैंने संभालने की कोशिश की, असल में अब तक सीमा की ममता में ही पली बड़ी थी। मुझे वो सुबह याद आ गई जब ऑफिस के लिए कपड़े निकालना तक मेरे लिए मुश्किल हो गया था। ये तो शुक्र है कि सीमा ने मेरे कुछ कपड़े प्रेस करके अलमारी में टांग दिए थे, वरना शायद मैं समय पर दफ्तर भी नहीं पहुंच पाता। इन्हीं ख्यालों में डूबा मैं सीमा के मायके के पास पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा निराली भाभी ने खोला। मैंने नमस्ते कहा और अंदर चला गया। भाभी ने कायरा को मेरे गोद से प्यार से ले लिया। मैंने धीरे से पूछा, भाभी सीमा कहाँ है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर कमरे में बैठी है। जब मैं सीमा के पास गया तो उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, शायद वो बहुत ज्यादा रोई थी। मैंने उसका नाम लेकर पुकारा। मुझे देखकर वह एकदम चौंक गई और जल्दी से खड़ी हो गई। वह घबराकर मुझसे पूछने लगी, कायरा, कायरा कहाँ है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो बाहर भाभी के पास है। इतना सुनते ही वो दौड़कर बाहर गई और कायरा को गोद में उठा लिया। उसने कायरा को सीने से लगाकर खूब चूमा और उसे प्यार करते हुए जैसे खुद भी रोते रोते मुस्कुरा उठी। मैं उसे देखता रहा और फिर उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, सीमा, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूँ। तेरे बिना मेरा घर अधूरा है। तू ही है जो इस घर को जोड़ती है, बच्चों से लेकर रसोई तक, माँ से लेकर मेरे हर दिन तक। इतना कहते ही सीमा हल्की सी हंसी हंसी और कायरा को और जोर से गले लगा लिया। क्योंकि वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो एक माँ भी थी और उस घर की असली रानी भी। वो मुस्कुराते हुए मेरे साथ घर लौट आई। बस इन 2 दिनों में ही मुझे एहसास हो गया था कि एक सच्ची पत्नी के बिना सब कुछ अधूरा है, घर, पति और बच्चे भी। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।